हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम व्याकरण का पहला अध्याय शुरू करते हैं और हमारा पहला अध्याय है भाषा और व्याकरण। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है क्योंकि ईश्वर ने उसे बोलने की शक्ति प्रदान की है। वह अपने मन के भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरों के भावों और विचारों को आसानी से समझ भी सकता है। उसके द्वारा मन के ये भाव और विचार लिखकर या बोलकर प्रकट किए जाते हैं। अपने विचार अभिव्यक्ति का यह प्रमुख साधन ही भाषा है। क्या है ये साधन? भाषा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य लिखकर या बोलकर अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान कर सकता है। ये तो है भाषा की परिभाषा। अब चलिए भाषा के रूप की ओर बढ़ें। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। एक एक करके हम इन्हें विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानें मौखिक भाषा के विषय में। तो बच्चों, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? अर्थात मन के जिन भावों एवं विचारों को हम बोलकर प्रकट करते हैं वह भाषा का मौखिक रूप होता है। इसे मौखिक भाषा कहते हैं। कहानी सुनना, बातें करना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। इस भाषा का कोई स्थायी रूप नहीं होता है। दूसरा रूप है भाषा का लिखित भाषा। अर्थात मन के जिन भावों एवं विचारों को हम लिखकर प्रकट करते हैं वह भाषा का लिखित रूप होता है। इसे लिखित भाषा कहते हैं। पुस्तकें, पत्र आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। इस भाषा को केवल पढ़े लिखे लोग ही प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा हम ज्ञान का संचय करते हैं और आज अपना इतिहास जानने में भी हम सक्षम हो चुके हैं। तो ये तो पढ़ा हमने भाषा और उसके रूप। अब हम जानेंगे बच्चों की उपभाषा क्या है। अर्थात भाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, अर्थात बहुत बड़े एरिया में बोली जाती है, जबकि उपभाषा किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होती है। अर्थात अगर भाषा का क्षेत्र ये है तो उपभाषा का क्षेत्र इतना होगा। जैसे पूरे भारतवर्ष में हिंदी भाषा बोली या समझी जाती है, यह हमारी राष्ट्रीय भाषा है, और बिहारी हिंदी हिंदी की उपभाषा है। उपभाषा में साहित्यिक रचनाएं भी उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार किसी भी साहित्य में प्रयोग की गई क्षेत्रीय बोली की लिखित रूप को उपभाषा की संज्ञा दी जा सकती है। अर्थात उपभाषा किसे कहते हैं? जिसमें साहित्य की रचना की जाती है। अब बढ़ते हैं बोली की ओर। तो बच्चों, बोली उपभाषा की अपेक्षा कम। तो अब बढ़ते हैं बोली की ओर। तो बच्चों, बोली उपभाषा की अपेक्षा कुछ कम विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। 20-25 किलोमीटर के बाद बोली का रूप बदल जाता है। बोली में कोई साहित्यिक रचना नहीं होती, यह केवल बोलने में ही प्रयोग होती है। जब बोली में साहित्यिक रचना होने लगती है तो वह उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज और अवधी दोनों ब्रज तथा अवध की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, परंतु सूरदास जी ने ब्रज भाषा में सूर सागर की रचना की है तथा तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है, जिसके कारण ये दोनों बोलियां उपभाषाएं बन गई और अब ये भाषा कहलाती है। इस प्रकार आइए बोली की परिभाषा जान लें। अर्थात किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। क्या कहलाती? बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। चलिए अब बोली और भाषा में अंतर भी जान लेते हैं। तो बच्चों, भाषा का अपना एक विस्तृत क्षेत्र होता है, जबकि बोली का एक स्थानीय रूप होता है, जबकि इसका क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में साहित्य और रचनाएं होती हैं, जबकि बोली में साहित्य और रचनाएं नहीं होती। किंतु जब बोली में साहित्य और रचनाएं की जाती है तो वह उपभाषा का रूप ले लेती है। अर्थात तब वो क्या कहलाती है? तब वो उपभाषा कहलाती है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होने के कारण इसका प्रयोग सरकारी कामकाज में भी किया जाता है, जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होने के कारण इसका प्रयोग केवल बोलचाल के लिए किया जाता है। सरकारी कामकाज में इसका कोई प्रयोग नहीं होता है।
तो ये तो जाना हमने भाषा और बोली में अंतर। अब हम जानेंगे कि लिपि क्या है। बच्चों, भाषा के लिखने की विधि या ढंग को लिपि कहते हैं। विश्व की भिन्न भिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में और अंग्रेजी भाषा का रोमन लिपि में तथा पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इस प्रकार किसी भी भाषा के लिखने की विधि उस भाषा की लिपि कहलाती है। तो ये तो थी लिपि अर्थात लिखने का ढंग। अब बढ़ेंगे हम व्याकरण की जानकारी लेने के लिए। तो बच्चों, व्याकरण भाषा की व्यवस्था का नाम है, अर्थात भाषा की व्यवस्था का दूसरा नाम क्या है? व्याकरण है। भाषा का शुद्ध रूप से बोलना और शुद्ध रूप से लिखना व्याकरण के माध्यम से ही संभव हो सका है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। तो बच्चों, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। आइए थोड़ा थोड़ा इन्हें भी जान ले। सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण विचार के बारे में। तो बच्चों, इस विभाग में वर्णों के लिखने व उच्चारण करने के ढंग तथा वर्णों के भेद के संबंध में विचार किया जाता है। अर्थात इस विभाग के अंदर आप वर्णों को जानते हैं। दूसरा इसका विभाग आता है शब्द विचार, अर्थात इस विभाग में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, बनावट और उच्चारण के संबंध में विचार किया जाता है। अर्थात इसमें आप क्या जानते हैं? शब्द कितने होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, बनावट कैसे बनी और उनका सही से उच्चारण कैसा हो, ये इस विभाग के अंदर आता है। तीसरा है वाक्य विचार। तो बच्चों, इस विभाग में वाक्यों के भेद, रचना, प्रयोग, विश्लेषण तथा विराम चिन्हों आदि के संबंध में विचार किया जाता है। ये तो थे इसके 3 विभाग। अब हम जानेंगे साहित्य क्या है। तो बच्चों, भाषा द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार है, अर्थात बहुत बड़ा भंडार है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल, कहानी तथा उपन्यास आदि सभी विषय ज्ञान के भंडार हैं। इन सभी विषयों के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं। अर्थात किसी भी भाषा के ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है। साहित्य की रचना 2 रूपों में की जाती है, पद्य व गद्य। तो आप जानेंगे पद्य क्या है। बच्चों, जब कोई साहित्यकार अपनी बात कविता के माध्यम से कहता है तो वह साहित्य पद्य कहलाता है। जैसे कबीर के दोहे, सूर के पद, तुलसी के दोहे एवं चौपाइयां एवं कविताएं आदि, ये सब पद्य के उदाहरण हैं। दूसरा आता है गद्य, अर्थात जब कोई साहित्यकार या कहानीकार अपनी बात कविता के माध्यम से ना कहकर व्याख्या के रूप में करता है या कहता है तो वह साहित्य गद्य कहलाता है। जैसे कहानियाँ, निबंध, पत्र, संस्मरण, रेखाचित्र, उपन्यास आदि, ये सब क्या है? ये गद्य के उदाहरण है। तो हमने जाना गद्य और पद्य के विषय में। इस तरह इस पाठ की जानकारी हमने आपको दी, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को हम दोहरा लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य लिखकर या बोलकर अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान कर सकता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा के मौखिक रूप में मन के भावों एवं विचारों को बोलकर प्रकट किया जाता है। भाषा के लिखित रूप में मन के भावों एवं विचारों को लिखकर प्रकट किया जाता है। भाषा के लिखने के ढंग या विधि को लिपि कहा जाता है। भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने का ज्ञान हमें व्याकरण द्वारा होता है। व्याकरण के 3 विभाग होते हैं बच्चों, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और किसी भी भाषा के ज्ञान का संचित कोश साहित्य कहलाता है, जिसमें हम गद्य और पद्य के विषय में पढ़ते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें हमने जो जो जानकारी आपको दी, आपने उसे अच्छी तरह समझा होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।